तो चलिए सीधे बात करते हैं 2008 के उस फाइनेंशियल क्राइसिस की। एक ऐसा संकट जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था। अक्सर लगता है कि 2008 का संकट बस कुछ खराब लोन्स की वजह से हुआ था, है ना? लेकिन असल कहानी वो इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई और सच कहूं तो डरावनी है। देखिए, ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ये तो एक ऐसे सिस्टम का नतीजा था जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि आम लोगों के कर्ज को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में बदला जा सके। सोचिए जरा, ये एक ऐसा डार्क फाइनेंशियल सिस्टम था जहां रिस्क को न सिर्फ छुपाया गया बल्कि उसे कई गुना बढ़ाकर पूरी दुनिया में फैला दिया गया। ये एक ऐसा ताश का महल था जिसका गिरना तय था। तो इस पूरी कहानी की जड़ क्या थी? चलिए पहेली के पहले टुकड़े से शुरू करते हैं, और वो है सब प्राइम लोन्स। तो ये सब प्राइम लोन है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये ऐसे होम लोन्स थे जो उन लोगों को दिए गए जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब थी या जिनकी लोन चुकाने की क्षमता पर शक था। इनको सब प्राइम बोरोवर्स कहा गया। और इसके पीछे एक बड़ी सोच ये भी थी कि अमेरिका में हर किसी के पास अपना घर होना चाहिए। उस समय मार्केट में एक बात हवा में थी, एक भ्रम कि घरों की कीमतें तो हमेशा हमेशा ऊपर ही जाएंगी। बस इसी एक सोच ने बैंकों को एकदम बेफिक्र कर दिया। उनका मानना था, अरे अगर कोई लोन नहीं चुका पाया तो क्या, हम घर बेचकर अपना पैसा निकाल लेंगे। और इसी वजह से उन्होंने लगभग हर किसी को लोन बांटना शुरू कर दिया। तो लोन तो दे दिए गए, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू होता है। अब देखते हैं कि कैसे इन हजारों रिस्की लोन्स को एक ऐसे प्रोडक्ट में बदला गया जो दिखने में बहुत सेफ और आकर्षक था। इसे कहते हैं मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी या MBS। सोचिए, बैंक हजारों होम लोन्स को एक साथ एक बड़े से बंडल में पैक करते हैं और फिर उस बंडल के छोटे छोटे हिस्से निवेशकों को बेच देते हैं। इस प्रोसेस का नाम है सिक्योरिटाइजेशन। और यही वो जादू की छड़ी थी जिसने खतरनाक कर्जों को एकदम चमकदार इन्वेस्टमेंट बना दिया। और बैंकों के लिए तो ये एक प्रॉफिट बनाने की मशीन बन गई। देखिए कैसे, पहले सब प्राइम लोन दो, फिर उन सारे लोन्स को एक MBS में पैक करके किसी और को बेच दो। जो पैसा आया उससे और लोन दो, और ये साइकिल बस चलता रहे। सबसे मजेदार बात, सारा का सारा रिस्क किसी और के सिर, बैंक के पास कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये काफी जटिल है तो रुकिए, वॉल स्ट्रीट का खेल तो अभी और गहरा होने वाला था। रिस्क को छिपाने के लिए एक और परत बनाई गई जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। और इस नए हथियार का नाम था कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन यानी CDO। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट था। वॉल स्ट्रीट ने इसे बनाया ही इसलिए था ताकि रिस्क को और भी बेहतर तरीके से रीपैकेज किया जा सके, मतलब खतरनाक चीजों को सेफ दिखाया जा सके। तो ये CDO बनता कैसे था? समझिए कि ये केक की तरह है। इसमें कई तरह की चीजें जिसमें रिस्क की MBS भी शामिल हैं मिला दी जाती थी। फिर इस केक को 3 परतों में काटा जाता था। सबसे ऊपर सीनियर लेयर जिसे सबसे सेफ माना जाता था, बीच में मेज़नीन लेयर जिसमें मीडियम रिस्क था, और सबसे नीचे इक्विटी लेयर जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क था। सुनने में तो अच्छा लगता है ना कि रिस्क को बांट दिया, पर असल में ये बस खराब लोन्स को एक और भी मुश्किल पैकेज में छिपाने का एक तरीका था। और इस पूरे सिस्टम ने 2 बहुत बड़ी जानलेवा खामियां थी। पहली, जैसा हमने देखा, ये सिर्फ खराब लोन्स की रीपैकेजिंग थी, उन्हें अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन दूसरी खामी और भी बड़ी थी। वो ये कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इन बम जैसे CDOs को AAA रेटिंग दे दी। ये सेफ्टी के लिए सबसे ऊंची रेटिंग होती है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रेटिंग एजेंसीज को पैसा वही बैंक दे रहे थे जो ये CDO बना रहे थे। मतलब एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब क्या था? AAA का सेफ्टी स्टैंप लग चुका था, और ये जहरीला सामान अब पूरी दुनिया के बाजार में फैलने के लिए तैयार था। और इस तरह ये संक्रमण पूरी दुनिया में फैला। कहानी शुरू हुई इस विश्वास से कि घर की कीमतें हमेशा बढ़ेंगी। फिर इस विश्वास के दम पर खराब लोन्स को MBS और CDO जैसे सेफ एसेट्स में बदल दिया गया। इसके बाद दुनिया भर के बैंकों ने, पेंशन फंड्स ने इन तथाकथित सेफ एसेट्स को खूब खरीदा। नतीजा, रिस्क एक अदृश्य तरीके से पूरे ग्लोबल सिस्टम में फैलता गया। और फिर जैसे ही लोगों ने लोन चुकाना बंद किया, एक चिंगारी ने पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था में आग लगा दी। और ये पतन बहुत बहुत तेजी से हुआ। 2006 में अमेरिका में घरों की कीमतें गिरनी शुरू हो गईं।
और सिस्टम की नींव ही हिल गई। 2007 तक लोन डिफॉल्ट करने वालों की संख्या आसमान छूने लगी। एमबीएस और सीडीओज की वैल्यू धड़ाम से नीचे गिरी। और फिर आया सितंबर 2008, जब लीमन ब्रदर्स, जिसके पास इन जहरीले एसिड्स का अंबार लगा था, दिवालिया हो गया। लेमन के डूबते ही पूरा क्रेडिट मार्केट मानो जम गया। किसी को भरोसा नहीं था कि किस बैंक के पास कितने खराब एसेट्स हैं। इसलिए बैंकों ने एक दूसरे को उधार देना ही बंद कर दिया। पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम एक झटके में ठप पड़ गया। ये सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम के ढह जाने का खतरा था। और यहीं पर हमें इस संकट का सबसे बड़ा सबक मिलता है। जैसा कि कहा जाता है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग रिस्क को खत्म नहीं करती, वो बस उसे देखना और मुश्किल बना देती है। और यही हुआ। जटिलता का इस्तेमाल प्रॉब्लम को छिपाने के लिए किया गया, उसे सुलझाने के लिए नहीं। तो ये तो हुई 2008 की कहानी, लेकिन ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। इसमें आज की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत गहरे सबक छिपे हैं। हमें क्या याद रखना चाहिए? पहली बात, छोटे छोटे रिस्क जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो बहुत बड़े बन सकते हैं। दूसरी, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल अक्सर रिस्क को हटाने के लिए नहीं बल्कि उसे छिपाने के लिए किया जाता है। तीसरी बात, मार्केट की रेटिंग्स पर हमेशा आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये भी कि जब लालच हद से बढ़ जाता है तो खतरनाक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ जाती है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। हमने 2008 के उस अंधेरे ढांचे को तो समझ लिया जिसने दुनिया को डुबो दिया था, पर सवाल ये है कि आज का छिपा हुआ रिस्क क्या है? क्योंकि अतीत को समझना ही वो सबसे अच्छा औजार है जिससे हम आज के सिस्टम पर सवाल उठा सकते हैं और अपने आने वाले कल को सुरक्षित रख सकते हैं।